So in this video we will discuss about Article 14. Article 14 बहुत important article है. It talks about the idea of equality. So it's a very important article in that sense. And बहुत सारे ऐसे cases हैं जहाँ पे Article 14 से related discussions होता है. So we will discuss about Article 14 and all the important things कि Article 14 के अंदर कैसे कुछ क्या निगेटिव कॉन्सेप्ट है, क्या पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है. देन वी विल सी कि कैसे ये बहुत डायनेमिक कॉन्सेप्ट है आर्टिकल 14 का. वी विल सी द जजमेंट्स रिगार्डिंग दैट. ईपी रोयप्पा का बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है. सो विल सी दोज थिंग्स. वी विल सी कि कब रीजनेबल क्लासिफिकेशन हो सकता है, कैसे इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होना चाहिए. सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स. एंड देन वी विल सी जो कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं आर्टिकल 14 के ऊपर, कुछ पहले के और कुछ रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट्स दैट वी विल सी इन दिस वीडियो. सो ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो सबसे पहले आर्टिकल 14 क्या बोलता है? आर्टिकल 14 बोलता है द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, पर्सन वर्ड यूज किया गया है. इट सिंपली मीन्स कि ये सिटीजन्स को भी ये राइट मिलेगा और ये नॉन सिटीजन्स को भी ये राइट मिलेगा. लाइक व्हेन वी वर लुकिंग एट द आइडिया कि फंडामेंटल राइट्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इन दैट वीडियो आई टोल्ड यू कि कुछ फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों को मिलते हैं और कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं. तो वी कैन सी हियर कि कैसे ये यहाँ पे पर्सन वर्ड यूज किया गया है, विच सिंपली मीन्स कि ये राइट सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों को दिया गया है. नाउ देयर आर टू थिंग्स एज यू कैन सी. वन इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड अनदर वन इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज. नाउ equality before law is negative concept. It simply means कि discrimination नहीं होना चाहिए. Everyone should be treated equally. So everyone should be treated equally. Discrimination should not happen. एंड जब हम लोग बात करते हैं इस टर्म की विच इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है कि जो अनलाइक हैं दे शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक. तो अगर दो लोग अलग तरह के हैं, इफ दे हैव डिफरेंस देन यू कैन नॉट ट्रीट देम इन द सेम वे, अदरवाइज इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ अ वेरी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट के अंदर आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो. यू कैन डिस्क्रिमिनेट, जो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है, बट इट मस्ट बी रीजनेबल. So there should be this reasonableness. You cannot do randomly. You cannot discriminate between two people randomly without any reason or without any justification. But if there are justifications, if there are reasons, then you can do discrimination. It should be reasonable. This negative concept is influenced by the UK concept, which is rule of law, and this positive concept, which is equal protection of law, is influenced USA से. तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि यहाँ पे दो तीन चीज़ें समझने के लिए इंपॉर्टेंट है. पहला, पर्सन वर्ड इज यूज विच सिंपली मीन्स कि ये राइट सिटीजन्स को भी है, नॉन सिटीजन्स को भी है. देन इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ निगेटिव कॉन्सेप्ट जहाँ पे इज आइडिया इज कि वी शुड ट्रीट, स्टेट शुड ट्रीट एवरीवन इक्वली एंड देयर शुड नॉट बी डिस्क्रिमिनेशन. जो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है कि अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक. So discrimination can be done, but it should be reasonable. It should have some reasonableness. It must not be arbitrary. It must not be random. So this is one important thing which we need to understand about Article 14. Another important thing is कि Article 14 के अंदर reasonable classification allowed है, लेकिन intelligible differencia होना चाहिए. तो state can do reasonable classification, but there must be intelligible differencia. So the difference which you are making between two people, there must be some intelligible criteria to do this. You cannot say that this person is different from this person, so we will do one thing with this person and totally another thing with this person. When you are saying that two people are different, you are classifying them, then this classification must be based on certain intelligible criterias, and that intelligible differencia which you are making must have relation to the rationale which is to be achieved. So the rationale which you are sorting to achieve, this intelligible differencia must have relation with the rationale to be achieved,
and the rationale which you are achieving, which you want to achieve, must be just. So all these things should be there. There must be intelligible differentia. This intelligible differentia must have relation with the rationale to be achieved, and that rationale which you are seeking to achieve must be just. It should be just. If all these three things are there, then only you can make such reasonable classification and you can do this. We will understand केस जो हम लोग देखेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे ऑपरेट करता है केसेस के अंदर. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु. दिस इज अ लैंडमार्क जजमेंट जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट. सो द आइडिया ऑफ इक्वालिटी इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट एंड सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इक्वालिटी इज antithesis to arbitrariness. तो इक्वालिटी और आर्बिट्ररीनेस कभी भी साथ में नहीं हो सकता है. तो अगर कोई चीज आर्बिट्ररी है तो इसका मतलब वो इक्वालिटी के अगेंस्ट होगी. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस जिसके बेसिस पे कई सारे जजमेंट्स आते हैं कि अगर कोई भी आर्बिट्ररी चीज़ है, आर्बिट्ररी एक्शन है, तो वो इक्वालिटी के अगेंस्ट होगा और वो आर्टिकल 14 के मैंडेट के अगेंस्ट चला जाएगा. सो दिस इज वन इंपॉर्टेंट जजमेंट. अनदर इंपॉर्टेंट जजमेंट इज चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अ सिंगल इंडिविजुअल कैन बी ट्रीटेड एज अ क्लास. सो सिंगल इंडिविजुअल कैन बी ट्रीटेड एज अ क्लास, लेकिन जरूरी ये है कि ये जो सिंगल इंडिविजुअल है इसका सिचुएशन सर्कमस्टेंसेज ऐसा है जो स्पेशल है और इसको यूनिक बनाता है. तो एक सिंगल इंडिविजुअल को भी क्लास की तरह ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सिंगल इंडिविजुअल के जो सर्कमस्टेंसेज हों, रीजंस हों, वो स्पेशल हों. देन ओनली यू कैन ट्रीट अ सिंगल इंडिविजुअल एज अ क्लास. जैसे इस केस में एक पर्टिकुलर मिल से रिलेटेड लॉ बना दिया गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इस मिल का कंडीशन है वो यूनिक है, स्पेशल है, स्पेशल और यूनिक सर्कमस्टांसेस हैं, तो इसलिए इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं एज अ क्लास और हम लोग लॉ बना सकते हैं सिर्फ इसी मिल के लिए भी. सो द कोर टू अंडरस्टैंड इज, द पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि एक इंडिविजुअल को भी आप क्लास के तरह ट्रीट कर सकते हैं अगर उनका सिचुएशन और सर्कमस्टेंसेज उनको स्पेशल बना देता है और यूनिक बना देता है, तो दिस कैन बी डन. दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ चिरंजीत लाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. I hope you understand this point. If you have any doubt, you can ask me to clear the doubt or understand it in more details. Now another important case is the state of West Bengal versus Anwar Ali Sarkar. In this case what happened कि गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक लॉ बनाया जिसके अंदर स्पीडी ट्रायल वो कर सकते थे कुछ ऑफेंस का. तो इसको चैलेंज किया गया कोर्ट में और कोर्ट ने कहा कि ये लॉ जो है वो वैलिड नहीं है, बिकॉज आपने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है कि किन ऑफेंसेज का आप स्पीडी ट्रायल करेंगे. तो ऑफेंसेज, किन ऑफेंसेज का स्पीडी ट्रायल होगा, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, ये नहीं दिया गया था उस लॉ में, और बहुत ज़्यादा वेग पावर गवर्नमेंट को दिया गया था कि गवर्नमेंट विल डिसाइड कि किन ऑफेंसेज का हम लोगों को स्पीडी ट्रायल करना है. सुप्रीम कोर्ट क्लियरली हेल्ड इन दिस केस कि आपको अगर क्राइटेरिया देना पड़ेगा, अगर आप कुछ ऑफेंसेस को चाहते हैं कि आप उनका स्पीडी ट्रायल करें, फास्ट ट्रायल करें, तो यू मस्ट गिव द क्राइटेरिया कि क्यों इन्हीं ऑफेंसेज का स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, क्या स्पेशल रीजंस हैं, और कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, कुछ गाइडलाइंस होने चाहिए. देयर मस्ट बी गाइडिंग फैक्टर्स. आप रैंडम पावर नहीं दे सकते हो, आर्बिट्ररीली पावर नहीं दे सकते हो कि हम इन ऑफेंसेज को ट्रीट करेंगे, स्पीडी ट्रायल के तरह करा देंगे और कुछ ऑफेंसेज का नहीं कराएंगे. सो देयर मस्ट बी गाइडलाइंस, देयर मस्ट बी क्राइटेरियाज, देयर मस्ट बी रीजंस, और उसका इंटेलिजिबल डिफरेंसिया होना चाहिए, और इंटेलिजिबल डिफरेंसिया और एज वी सॉ कि रैशनल नेक्सस होना चाहिए, तभी जाकर के आप कर सकते हैं. तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आपने कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा वेग पावर दिया है, तो इसलिए वो लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे वॉइड बोला था इस केस में.
I hope you understood this. If you have doubt, you can ask. Now another important case is Air India versus Nargis Mirza. In this case there was a rule, जो एयर इंडिया का रूल था कि कोई भी एयर होस्टेस जो होगी उसको प्रेगनेंसी होने पे उसका सर्विस टर्मिनेट कर दिया जाएगा. नाउ अगेन सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, बिकॉज अगेन ये रीजनेबलनेस के अगेंस्ट है. देयर इज नो रीजनेबलनेस regarding this particular rule कि you are terminating this service on the pregnancy of air hostess. This rule was held to be unreasonable and that is why it was held to be against article 14 and was declared unconstitutional. In the case of Randhir Singh versus Union of India, equal pay for equal work was held to be a fundamental right under article 14. और इस जजमेंट को फिर फ्यूचर जजमेंट्स में भी यूज किया गया है, लाइक DS नकारा केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो है वो आर्टिकल 14 के एम्बिट में आएगा. अनदर इंपॉर्टेंट केस इज सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वर्सेज ब्रजोनाथ गांगुली. इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जो हैं दे आर पार्ट ऑफ आर्टिकल 14. तो नेचुरल, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप किसी एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय का सर्विस टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं बिना उसको 3 मंथ्स का प्रायर नोटिस या 3 मंथ्स का प्रायर सैलरी दिए बिना. आप उसको नई नौकरी से निकाल सकते हो, टर्मिनेट नहीं कर सकते हो बिना उसकी बात सुने हुए. तो जो भी नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब आर्टिकल 14 के अंदर आएंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है ब्रजोनाथ गांगुली केस में. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था नेचुरल जस्टिस के अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आप ऑडी ऑल्टरम पार्टम, यू कैन नॉट डिसाइड द गिल्ट ऑफ एनीवन विदाउट लिसनिंग देम, सो यू मस्ट लिसन देम. तो इस तरीके से नो बडी शुड बी जज इन देयर ओन केस. इस तरीके के और भी चीज़ें हैं नेचुरल जस्टिस में जो फॉल करता है, वो सब आर्टिकल 14 के अंदर आएंगे. दिस वॉज हेल्ड इन द केस ऑफ ब्रजोनाथ गांगुली. देन मिट्ठू वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, इसके बारे में आई डिस्कस्ड व्हेन वी वर डिस्कसिंग आर्टिकल 13. मिट्ठू वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब में सेक्शन 303 ऑफ IPC वॉज डिक्लेयर्ड टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वॉज वायलेटिंग योर आर्टिकल 14. इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जब भी IPC तुम पढ़ोगे वहाँ पे डिटेल में पढ़ोगे कि इस सेक्शन के अंदर कैसे ये आर्टिकल 14 को वायलेट कर रहा था. बट यहाँ पे इन दिस वीडियो वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे मिट्ठू वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब के अंदर एक सेक्शन जो IPC का था इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया बिकॉज ये आर्टिकल 14 के अगेंस्ट था, इक्वालिटी के डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट था. देन इन द केस ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये 2014 का जजमेंट है. मोस्ट प्रोबेबली इट वॉज इन 2014 एज फार एज आई रिमेंबर. इस केस में कहा गया था कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, दे विल ऑल्सो कम अंडर द एम्बिट ऑफ आर्टिकल 14. एज वी सॉ इन दिस वीडियो इन द वेरी बिगिनिंग कि यहाँ पे पर्सन वर्ड यूज किया गया है. एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में, कि पर्सन में सिर्फ मेल नहीं आएगा, सिर्फ फीमेल नहीं आएगा. Only male and female won't come under the ambit of person, but even the transgender community जो है वो transgender community will also fall under the ambit of article 14. और उनको थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर्स को रिकॉग्नाइज किया गया और कई सारे राइट्स इनको दिए गए इस केस में नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट. देन अनदर इंपॉर्टेंट जजमेंट इज नौतेज सिंह जोहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में सेक्शन 377 ऑफ IPC जो सेम सेक्स कपल्स के बीच में होने वाले सेक्सुअल इंटरकोर्स को पेनलाइज करता था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिकॉज इट वायलेट्स अगेन द राइट टू इक्वालिटी ऑफ सेम सेक्स कपल्स. तो जो सेम सेक्स कपल्स हैं उनके राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है ये सेक्शन,
इसलिए आर्टिकल 14 को वायलेट करता है ये सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला। हाउएवर जब हम लोग सेक्शन 377 आईपीसी में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि सेक्शन 377 का कुछ पार्ट था, जैसे अननेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ एनिमल्स, वो अभी भी ऑपरेट करता है। तो इस सेक्शन को मतलब पूरी तरीके से नहीं हटाया गया, बट ये सेक्शन जहां तक कंसेंसुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स बिटवीन सेम सेक्स कपल्स को पेनलाइज करता था, इस प्रोविजन को बोला गया कि ये इक्वालिटी के अगेंस्ट है, और इसलिए आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है, बिकॉज आर्टिकल 14 इंश्योर्स इक्वालिटी, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया। तो रिमेंबर कि इस सेक्शन में कुछ बातें थी जो वैलिड थी, जैसे वो अभी भी वैलिड है, बट हाँ ये जो प्रोविजन था उसको सुप्रीम कोर्ट ने नौतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ोगे जब तुम सेक्शन 377 पढ़ोगे आईपीसी के अंदर, तो वहां पे यू विल रीड दिस इन डिटेल्स कि क्या प्रोविजन थे, क्या मतलब होता है अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर का, वहाँ पे क्या मतलब था, क्या आर्ग्यूमेंट्स थे दोनों पार्टीज के, क्या अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इस केस में सिर्फ आर्टिकल 14 इन्वॉल्व नहीं था, बाकी आर्टिकल्स भी इन्वॉल्व थे, आर्टिकल 21 भी इन्वॉल्व था, प्राइवेसी की बात भी हुई थी, जस्टिस केस पुट्टास्वामी केस में भी आधार जजमेंट जो है उसका भी रेफरेंस था, आर्टिकल 15 से भी रिलेटेड डिस्कशंस थे। तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, वो डिटेल में तुम जब आईपीसी के अंदर इस सेक्शन को पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे। सो इन दिस टॉपिक व्हाट वी हैव डिस्कस इन आर्टिकल 14 कि आर्टिकल 14 क्या होता है, कैसे इसके अंदर दो चीज़ें हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। वी सॉ कि कब रीजनेबल क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, एंड देन वी सॉ फ्यू इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, ईपी रोयप्पा, चिरंजीत लाल, अनवर अली सरकार, नरगिस मिर्जा, रणधीर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ब्रजोनाथ गांगुली, मिट्टू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, एंड देन नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एंड Nautej Singh Johar versus Union of India. So if you have any doubt, you can ask me, and we can discuss that. So then we will see another provisions like other fundamental rights in next videos.